हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो होने वाली है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो सीयूटी यूजी का एग्जाम देने वाले हैं और जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस एज अ डोमेन सब्जेक्ट चूज किया है। तो आज का जो चैप्टर है वो है द एंड ऑफ बायपोलैरिटी, जो है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। हम लोग इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो कि सीयूटी में आने के ज्यादा चांसेस रखते हैं। बट इस चैप्टर को वो भी पढ़ सकते हैं जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इस चैप्टर में सारी की सारी चीजें मैं कवर करने वाली हूँ। तो मैं दोबारा आपको याद दिला दूं कि साथ साथ में नोट्स बनाते हैं चलो, क्योंकि आपका ही भला होगा। ठीक है, आप ही को काम आएंगे वो जब आप लोग रिवीजन करोगे। तो आलस ना करें, यहाँ बैठ के कथा ना सुने, साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। तो स्टार्ट करते हैं ये हम लोग चैप्टर। जो चैप्टर है द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। बायपोलैरिटी का मतलब होता है दो देश या दो वर्ल्ड, हम लोग कह सकते हैं, जो एक साथ पावर में हो, एक साथ चल रहे हो। तो ये बात हो रही है कोल्ड वॉर के टाइम पे। तो यूएसए और यूएसएसआर ये दो ऐसे देश थे जिन्होंने बायपोलर वर्ल्ड को क्रिएट करा था। ठीक है, दोनों देश जो थे वो एक रेस में थे, एक रेस जैसे चल रहे थे। तो ये उस टाइम की बात है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो बायपोलैरिटी है वो एंड हो गई थी। इसका क्या मतलब है कि जाहिर सी बात है एंड कब होगी, जब इन दोनों में से कोई हार जाएगा, और हारने का मतलब है कि वो खत्म हो जाएगा। तो यूएसएसआर जो है ये एक समय पर हार गया था। इसकी वजह से कहा गया है द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। जो ये उन दोनों का वॉर चल रहा था, जो भी इनका आइडियोलॉजिकल वॉर था, उसका एंड हो गया था, तो उसको एंड ऑफ बायपोलैरिटी कहा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो कोल्ड वॉर था उसका ग्रेटेस्ट सिंबल था बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल ये जर्मनी में था। आपको लोकेशन पूछ सकता है एग्जाम में कि ये कहाँ पे था। ठीक है, तो ये इसको ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर कहा जाता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर। इसको बनाया गया था 1961 में, और इसको फिर बाद में तोड़ दिया गया था क्योंकि लोग जो थे वो काफी ज्यादा परेशान थे। 1989 में इसको तोड़ दिया गया था। अब जो बर्लिन वॉल था उसको बनाया क्यों गया था? जर्मनी जो था वो दो आइडियोलॉजीज में टूट रहा था। एक कैपिटलिस्ट को अपना रहा था, एक सोशलिस्ट को अपना रहा था। इस वजह से वॉल बनाई गई थी जिसको बर्लिन वॉल कहा जाता है, जिसने जर्मनी को दो हिस्सों में तोड़ दिया था। एक हिस्सा वो था जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था, दूसरा हिस्सा वो था जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था। इसकी वजह से ही बर्लिन वॉल बनाई थी। लेकिन जो लोग थे उनका मतलब उनको अलग कर दिया गया था। अपने ही रिश्तेदार लोगों के अलग हो गए थे, अपने रिलेटिव्स जो थे वो अलग हो गए थे, उनसे मिल नहीं पाते थे। तो इसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान थे। तो 1989 में जो बर्लिन वॉल था उसको तोड़ दिया गया था, उसको गिरा दिया गया था, और जो जर्मनी था वो दोबारा से एक हो गया था, दोबारा से मिल गया था 1990 में। तो ये है बर्लिन वॉल। और बर्लिन वॉल के टूटने को कोल्ड वॉर का एंड भी कहा जाता है। ठीक है, कि जब बर्लिन वॉल टूटा तो उसके जस्ट बाद कोल्ड वॉर का एंड हो गया था, उसके जस्ट बाद कोल्ड वॉर खत्म हो गया था। तो कोल्ड वॉर पे जाने से पहले हम लोग पहले यूएसएसआर के बारे में जान लेते हैं कि यूएसएसआर आखिर था क्या। तो यूएसएसआर, या इसको हम लोग सोवियत सिस्टम भी कहते हैं। सोवियत सिस्टम जो था, यहाँ पे सबसे पहले एक डिक्टेटर का रूल था। ठीक है, सोवियत सिस्टम में। बट यहाँ पे सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट आई थी। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में। उससे पहले यहाँ पे डिक्टेटरशिप चलता था जिससे लोग परेशान थे। तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, उसमें लोगों ने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो थी, जिसमें गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट हर लोगों का ध्यान रखे, उस आइडियोलॉजी को अपनाया था। और यूएसएसआर जो है वो एग्जिस्टेंस में आया 1922 में। जो पूरे ये देश थे, पूरा जो ये लैंड था, इसको यूएसएसआर का नाम दिया गया 1922 में। ठीक है, अब यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो सुपर मतलब एक तरीके से सब कुछ जो कंट्रोल करती थी वो स्टेट ही था, गवर्नमेंट ही था। ओके, जो भी चीज होती थी, जो भी फैसले होते थे, जिस भी चीज से रिलेटेड फैसले होते थे वो सारी की सारी गवर्नमेंट ही लेती थी। और इसकी इकोनॉमी कैसी होती थी यूएसएसआर की? तो एंड प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट।
जो यूएसएसआर है इस यहाँ पे हर 5 साल में इलेक्शंस होते थे और हर 5 साल के लिए प्लानिंग की जाती थी कि इस 5 साल में क्या क्या चीजें होनी है। तो प्लान्ड गवर्नमेंट होती थी, ठीक है, हर 5 साल की प्लानिंग की जाती थी। जैसे इंडिया ने जो ये चीज सीखी थी कि हाँ 5 ईयर प्लान बनाया जाता था, तो वो यहीं से सीखा था, यूएसएसआर से ही हमने 5 ईयर प्लानिंग वाला सिस्टम जो था, पॉलिसी जो था वो लिया था। तो यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो प्लान होती थी और कंट्रोल होती थी, और कंट्रोल कौन करता था? स्टेट करता था, मतलब गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती थी। जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो एक मिलिट्री अलायंस बनाया गया था ताकि कोल्ड वॉर में जो यूएसएसआर है वो जीत सके। तो उस मिलिट्री अलायंस को कहा जाता था वार्सा पैक्ट। ये नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि यूएसएसआर की मिलिट्री अलायंस का नाम क्या था, तो वो नाम था वार्सा पैक्ट। ओके। और वहीं पे अगर हम लोग मिलिट्री अलायंस इसकी पढ़ रहे हैं तो यूएसए की भी याद कर लेते हैं। यूएसए की थी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ और फीचर्स पढ़ते हैं सोवियत सिस्टम के, ताकि आप बहुत अच्छे से इसके बारे में जान सके। सैलिएंट फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम जो था, यूएसएसआर जो था, ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इकोनॉमिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, स्टेबल था, ठीक है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग था। इसका नेटवर्क जो था, कम्युनिकेशन नेटवर्क, वो भी बहुत अच्छा था। जो रशिया है आज के समय में, उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना स्ट्रांग रहा होगा। रशिया आज के समय में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, जबकि उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ है 1991 में, उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ है। काफी बार वहां पे सिविल वॉर देखने को मिला है, ठीक है, मतलब डिसइंटीग्रेशन के बाद भी वो काफी ज्यादा परेशान था, काफी ज्यादा चीजें उसमें चल रही थी, यहाँ तक कि इतना ज्यादा परेशान था कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने देश के लिए अनाज उगा सके, ठीक है, खेती कर सके। तो फिर भी आज के समय में 2024 में जो रशिया है वो एक सुपर पावर की तरह सामने आया, इतना स्ट्रांगली सामने आया। तो सेम चीज है, वो उसको सोवियत सिस्टम से मिली। सोवियत सिस्टम इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग था, उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क जो था वो बहुत स्ट्रांग था, ट्रांसपोर्ट सेक्टर उसका काफी अच्छा था, काफी ज्यादा ट्रेड, वो ट्रेड में बहुत हिस्सा लेता था, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग था उसका। वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थी, काफी सारी एनर्जी रिसोर्सेज थी। अब जो वहां की स्टेट थी ना, स्टेट जो थी वो एक चीज इंश्योर करती थी कि जितने भी लोग हैं सोवियत सिस्टम के, उनका मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनके पास हो। मतलब जो कुछ आम जरूरतें होती है ना लोगों की, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, पीने का पानी, थोड़ी ये चीज जो चीजें होती है वो हर इंसान के पास हो, तो वो इस चीज को इंश्योर करता था, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसका ध्यान रखता था। किसकी बात हो रही है? स्टेट की, मतलब गवर्नमेंट की बात हो रही है। और क्या थी? सब्सिडीज दी जाती थी, सब्सिडीज, बेसिक नेसेसिटीज, जो कुछ ऐसी चीजें होती है जो हर इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो उन सब चीजों का ध्यान गवर्नमेंट रखती थी। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे ध्यान जो थे वो गवर्नमेंट रखती थी। चाइल्ड केयर, इन सब चीजों के लिए सब्सिडीज दी जाती थी, ताकि कभी भी किसी भी इंसान को, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, अमीर को तो चलो क्या ही प्रॉब्लम होगी, चाहे वो गरीब हो उसको कभी किसी चीज की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और क्या खासियत थी? देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट, वहां पे कभी भी बेरोजगारी देखने को नहीं मिली है, ठीक है, हर इंसान के पास जॉब होती थी, हर इंसान के पास काम होता था, ठीक है। स्टेट ओनरशिप was the dominant फॉर्म ऑफ ओनरशिप। जो स्टेट ओनरशिप थी वो सबसे ऊपर थी, मतलब हर चीज का ध्यान वही रख रही थी, हर चीज को वही कंट्रोल करती थी, तो वो एक डोमिनेंट फॉर्म में थी, उसको रोकने वाला, उसको टोकने वाला, उसको हटाने वाला कोई भी नहीं था। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में डेमोक्रेसी है, ठीक है, हम अगर हमारे प्रेसिडेंट कुछ गलत करेंगे उनको हटाया जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर कुछ गलत करेंगे उनको हटाया जा सकता है। बट यूएसएसआर की जो स्टेट ओनरशिप थी वो ऐसी थी कि वो डोमिनेंट थी, उनको हटाया नहीं जा सकता था। रशिया में भी आप आज भी देख सकते हो कि वो डेमोक्रेसी है, बट फिर भी वो एक डोमिनेंट ओनरशिप है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो एक डोमिनेंस के रूप में है। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे।
बट फिर भी कुछ कमियां थी। ये इतना ज्यादा अच्छा था, हर चीज परफेक्ट थी, हर चीज में स्ट्रांग था, फिर भी कुछ चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते थे। challenges in the सोवियत सिस्टम। तो क्या क्या चैलेंजेस थे? पहला चैलेंज था लैक ऑफ डेमोक्रेसी। जब हमारी गवर्नमेंट, जब हमारी जो स्टेट है वो एक डोमिनेंस रूप में आ जाती है, एक डोमिनेंट फॉर्म में आ जाती है, तो वहां पे जो डेमोक्रेसी होती है वो खत्म हो जाती है। तो सेम चीज यहाँ पे थी, जो डेमोक्रेसी थी वो नहीं थी, नाम मात्र थी। नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी को कुछ भी बोलने की आजादी, मतलब कुछ भी का मतलब है कि आप कुछ गलत नहीं बोल सकते थे या खुल के अपने विचार नहीं रख सकते थे। हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में किसी को कुछ भी बोलने की आजादी है, आप अपने जो थॉट्स है उनको खुल के किसी के भी सामने रख सकते हो, ठीक है। ये कह के कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपने व्यूज किसी के भी सामने रख सकते हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि हमारे प्रेसिडेंट को थोड़ा सा सुधार करना चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा सुधार करना चाहिए, हमारे सीएम को थोड़ा सुधार करना चाहिए, तो हम सब इतने कैपेबल हैं, हम सब के पास ये राइट है कि हम उनको सजेशन दे सकते हैं या हम उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनके काम में कमियां निकाल सकते हैं। बट ये जो आजादी है वो सोवियत सिस्टम में लोगों के पास नहीं थी, ठीक है। वहां पे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही थी, सिर्फ एक ही पार्टी थी। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, काफी सारी पार्टी है, तो ये भी एक कमी थी कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम थी? पार्टी refused to recognize the urge of 15 different रिपब्लिक्स। तो जो यूएसएसआर था वो जब उसका बंटवारा हुआ, जब वो टूटा, जब वो डिसइंटीग्रेट हुआ, तो वो 15 स्टेट्स में टूटा था, 15 रिपब्लिक्स में टूटा था, ठीक है, सॉरी स्टेट्स में नहीं, 15 कंट्रीज में टूटा था। तो स्टार्ट पहले क्या होता था, जब वो एक थे तो जो ये पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, जो बाकी देश हैं, जो बाकी 15 अदर कंट्रीज थी, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, उनकी लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया जाता था, उनके कल्चर पे ध्यान नहीं दिया जाता था, एक तरीके से उनको इग्नोर कर दिया जाता था, उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता था। और सबके ऊपर रशिया का ही जो कल्चर था, जो लैंग्वेज था, जो भी चीजें रशिया में चलती थी वो सारे स्टेट्स के ऊपर, सारी कंट्रीज के ऊपर थोपी जाती थी। इसकी वजह से हर स्टेट जो था, वो जो 15 रिपब्लिक्स थे वो परेशान थे और उस देश से एक टाइम के बाद अलग होना चाहते थे, ठीक है। तो रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग, जो भी रशिया का होता था, मतलब जो भी कल्चर वो अपनाता था, जो भी कल्चर वहां पे होता था, हर रिपब्लिक को वही चीज फॉलो करना होता था। तो ये चैलेंजेस थे सोवियत सिस्टम में। अब सोवियत सिस्टम में एक बहुत महान नाम हमें देखने को मिलता है, वो है गॉर्बेचेव। इनकी पॉलिसीज जो हैं वो मेजर चेंजेस लेके आई हैं यूएसएसआर में। 1985 में गॉर्बेचेव ने दो पॉलिसीज दी थी, एक थी पेरेस्टोरिका एंड अनदर वाज ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस और प्रेस्टोरिका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग। जहां जहां पे मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं मैं आपको मार्क करवा दे रही हूँ। प्रेस्टोरिका, ग्लासनोस्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉर्बाचेव इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। ग्लासनोस्ट ओपननेस का क्या मतलब होता है कि जो यूएसएसआर था उसकी मीडिया के ऊपर सेंसरशिप थी। सेंसरशिप किस चीज की, मतलब सेंसरशिप क्या होता है? तो सेंसरशिप होता है कि जब मीडिया को आजादी ना हो अपनी मर्जी से कुछ भी छापने की, कुछ भी लिखने की, उसको सेंसरशिप कहा जाता है। एक तरीके से कंट्रोल किया जाता था मीडिया को। बट ग्लासनोस्ट ने क्या किया? ओपननेस कर दिया और उस सेंसरशिप को हटा दिया। और जैसे ही सेंसरशिप हटाई गई वैसे ही मीडिया ने जो भी देश दुनिया में चला था वो सारी की सारी चीजें लोगों को दिखा डाली और लोगों को बता दिया कि वो मतलब कितने ज्यादा डेवलप्ड है या कितने ज्यादा अनडेवलप्ड है, या उनमें क्या क्या चीजों की कमियां हैं, वो सारी की सारी चीजें बता दी गई। रीस्ट्रक्चरिंग क्या था? जो यूएसएसआर था, अभी तक हमने पढ़ा कि वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, बट अचानक से सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट स्विच कर लिया गया। मतलब सोशलिस्ट छोड़कर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाया गया। गॉर्बचेव की ये पॉलिसी थी कि सोशलिस्ट को छोड़कर अचानक से हम लोग कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ जाए। तो ये उनकी दूसरी पॉलिसी थी जिसको प्रेस्टोरिका कहा जाता है। उन्होंने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को छोड़कर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को अपना लिया था। और ये भी एक ऐसी पॉलिसी थी जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट थी वो सारा का सारा कंट्रोल खो चुकी थी अपनी 15 रिपब्लिक से।
ठीक है, वो मतलब उस टाइम पे ये हुआ था कि जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी ना वो गार्बेज के भाव पे बिकी थी, मतलब कूड़े के भाव पे बिकी थी। इंडियन नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा बुरा जो था वो डील था, सबसे ज्यादा खतरनाक डील था, और सबसे ज्यादा जो महंगी चीजें थी उसको सबसे सस्ता बेचने वाला टाइम भी यही था। ओके, समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कह रही हूँ कि जो चीजों की कीमत काफी ज्यादा थी ना उनको ऐसे बेचा गया कि मतलब कोई कबाड़ी वाला उनको खरीद ले, इतने सस्ते में चीजें उनको बेची गई थी। तो ये सबसे बड़ा स्विच था, सबसे बड़ा चेंज था जिसकी वजह से लोग बिखर गए थे। ओके, तो लोगों के ऊपर भी क्या इफेक्ट हुआ वो भी देख लेते हैं। इम्पैक्ट, पहला इम्पैक्ट क्या हुआ, जो भी लोग थे वो ईस्टर्न यूरोप जो थी उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पहली चीज लोगों को ये देखने को मिला कि वो लोग अमेरिका से कितने ज्यादा पिछड़े हुए, क्योंकि वो खुद को वेस्टर्न कल्चर से कंपेयर कर रहे थे। कोई भी देश जो है वो आप देख सकते हो कि सब खुद को वेस्टर्न कल्चर से कंपेयर करते, तो उस टाइम पे भी यही हुआ कि वो खुद को वेस्टर्न कल्चर से कंपेयर कर रहे थे, और उनको ये देख के बहुत ज्यादा बुरा लगा और उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। और प्रोटेस्ट में क्या चीज की वो मांग कर रहे थे कि हमें अलग होना है, हमें इसका हिस्सा नहीं रहना है। और इसकी वजह से ही इन्हीं दो पॉलिसीज को रीजन माना जाता है, सबसे बड़ा रीजन माना जाता है डिसइंटीग्रेशन का। ठीक है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या था, जो हमारा यूएसएसआर था उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। डिसइंटीग्रेशन के बाद हुआ रशिया। रशिया जो था, अब पहले ही उसको इतना ज्यादा सपोर्ट मिलता था, रशिया डोमिनेट करता था हर चीज में, तो उसी को ही सक्सेसर बनाया गया है यूएसएसआर का। आज के समय में जो हम लोग रशिया के बारे में जानते हैं, तो रशिया जो है वो सक्सेसर है यूएसएसआर का, इसलिए जितनी भी चीजें थी यूएसएसआर से रिलेटेड वो सारी की सारी रशिया को दे दी गई। जैसे कि सीट इन यूएनओ, यूएनओ का परमानेंट मेंबर है रशिया। और क्या चीजें मिली, जितनी भी यूएसएसआर ने ट्रीटीज करी थी, इंटरनेशनल वादे करे थे, ट्रीटीज करी थी, वो सारी की सारी रशिया को फॉलो करनी पड़ी, सारी की सारी रशिया को माननी पड़ी। ठीक है, ट्रीटीज ऑफ यूएसएसआर। और क्या मिला, गॉट न्यूक्लियर वेपन्स, जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए थे यूएसएसआर ने वो सारे के सारे रशिया को मिल गए। अब इस क्वेश्चन को और ज्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाए कि डिसइंटीग्रेशन हुआ क्यों। ठीक है, रीजन क्या क्या थे, हमने तो खाली दो ही रीजन पढ़े ना, पेरिस्टोरिका एंड ग्लासनोस्ट। तो रीजन क्या क्या थे, सबसे पहला रीजन था इंटरनल वीकनेस ऑफ इकोनॉमी। इंटरनल वीकनेस ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक हो गया था। अब आप सोचोगे थोड़ी देर पहले तो मैंने बोला कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, अब अचानक से वीक कैसे हो गया। अचानक से वीक इसलिए हो गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में ही उसने हिस्सा लिया था। अब मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे आप वर्ल्ड वॉर में या किसी भी वॉर में जीत रहे हो, चाहे आप हार रहे हो, बट नुकसान बराबर ही होता है। अगर आप जीत रहे हो तो वो बात अलग है कि आपका कम नुकसान होगा, और अगर आप हार रहे हो तो ज्यादा नुकसान होगा, बट नुकसान होगा ही होगा। और सेम चीज यहाँ पर भी हुई, सोवियत सिस्टम जो था उसने वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में ही हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से उसने पूरा उसका ध्यान मिलिट्री की तरफ था, पूरा ध्यान उसका वॉर की तरफ था, और काफी सारी चीजें दूसरी तरफ कोलैप्स हो रही थी, खत्म हो रही थी। ठीक है, बट उनको सुधारने पर ध्यान नहीं दिया गया। तो एक रीजन ये हो गया। एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्पेंडिंग ऑन मिलिट्री, मिलिट्री पर बहुत ज्यादा खर्चा किया गया। अब जाहिर सी बात है अगर आप वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हो तो आपको मिलिट्री पे खर्चा करना पड़ेगा। पॉलिसीज ऑफ मिखाइल गॉर्बेचेव जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। और क्या चीजें हुई थी, करप्शन काफी ज्यादा बढ़ गया था, जो वहां की गवर्नमेंट थी उसमें बहुत ज्यादा करप्शन होने लगा था, इसकी वजह से वो संभाल नहीं पा रहे थे चीजों को। और जब लोगों को मतलब बाहर की दुनिया के बारे में जानने को मिला, बाहर की चीजों से कंपेयर करने को मिला, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर फॉर सोवरेनिटी, मतलब लोगों में ये भावना जागी कि अब वो अलग हो जाए, अपना देश अलग से बसाए और अपने देश के लिए कुछ करे। पहले क्या था, उनपे रशिया डोमिनेट कर रहा था एक तरीके से, अब उनमें क्या था कि अगर हम स्वीडन के तो हम अपनी लैंग्वेज बोलना चाहते हैं, हम अपने कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी फीलिंग्स उनमें
जाग उठी थी और इसकी वजह से 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया। ओके, इम्पोर्टेंट डेट 1991 में सोवियत सिस्टम का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। ओके, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या थे? अब बेसिकली इंटीग्रेशन तो हो गया बट उसका कुछ तो रिजल्ट निकला होगा ना। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, पहला एंड ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर खत्म हो गया। जाहिर सी बात है, यूएसए और यूएसएसआर लड़ रहे थे, यूएसएसआर खत्म हो गया, वो मर गया, तो इसकी वजह से कोल्ड वॉर खत्म हो गया। अब कोल्ड वॉर खत्म होने का क्या मतलब है? जो आइडियोलॉजिकल वॉर हो रही थी वो खत्म हो गई। तो कौन जीता? कैपिटलिस्ट जीता। जो आर्म्स रेस चल रही थी, हथियारों को डेवलप किया जा रहा था, इतना ज्यादा खतरनाक हथियार बनाए जा रहे थे, वो भी खत्म हो गई। ठीक है, यूएसए एक सुपर पावर की तरह सामने आया। यूएसए बिकेम सुपर पावर क्योंकि उसने इतने बड़े देश को हराया था, इतने बड़े देश को टूटने पे मजबूर कर दिया था। एमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज, अब वो 15 यूनियंस में टूटा था, इसकी वजह से न्यू 15 कंट्रीज वर्ल्ड में आए, नए 15 देशों का जन्म हुआ। डेवलपमेंट ऑफ हार्मफुल वेपन्स, काफी ज्यादा खतरनाक हथियार भी दुनिया में आए थे कोल्ड वॉर की वजह से। ओके, तो ये सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं डिसइंटीग्रेशन के। एक और टर्म हमें पढ़ने को मिलता है एनसीईआरटी बुक में, उसको कहा गया है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब होता है किसी को शॉक देके ठीक करना, किसी को झटका देके ठीक करना। और ये झटका आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये झटका था स्विच्ड फ्रॉम सोशलिस्ट टू कैपिटलिस्ट। जो अचानक से सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट में बदले, ये बहुत बड़ा झटका था। ओके, सोच के तो ये किया था कि ठीक हो जाएंगे, बट ठीक नहीं हुए, टूट ही गए। इस शॉक थेरेपी की वजह से क्या हुआ? प्राइवेट ओनरशिप बढ़ी, मतलब बहुत सारी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थी, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, उसको किसी इंडिविजुअल ने खरीद लिया। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिला, प्राइवेटाइजेशन बढ़ गई और ज्यादा। ठीक है, रिजल्ट ऑफ शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी हो तो गई बट रिजल्ट भी तो होगा कुछ। रिजल्ट ऑफ शॉक थेरेपी, आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ में आ जाए इसलिए मैं साथ साथ में बोलती चलती हूँ। सबसे पहली चीज, वैल्यू ऑफ रूबल डिक्लाइन। जो रूबल है, अब रूबल क्या है? तो रूबल रशिया की करेंसी है, अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, रूबल रशिया की करेंसी है, तो उसकी वैल्यू गिर गई थी। जाहिर सी बात है, जब कोई देश खत्म हो रहा होगा तो उसकी वैल्यू गिर ही जाएगी। महंगाई उस समय पे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी। इसकी वजह से लोगों ने जितनी भी सेविंग्स करके रखी थी वो सारी की सारी उन्हें खर्च करनी पड़ी क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा महंगी आ रही थी। रशिया इतना ज्यादा गरीब हो गया था, इतना ज्यादा मजबूर हो गया था, इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि उसको खाना बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा था। उसको मतलब वो खेती भी नहीं कर पा रहा था, उसको खाना भी बाहर से मंगाना पड़ा। ठीक है, पीपल बिकेम पुअर, बहुत सारे लोग गरीब हो गए थे। और जो डिफरेंस होता है अमीर और गरीब का वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीज, क्योंकि जो अमीर थे उन्होंने तो बिल्डिंग्स खरीद ली। ठीक है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थी, जो भी फैक्ट्रीज थी, जो भी था, वो सारी चीजें उन्होंने खरीद खरीद ली क्योंकि उनके पास पैसा था। लेकिन गरीब तो बेचारा वैसे का वैसा ही रह गया, ऊपर से महंगाई और बढ़ गई जिसमें उसको अपनी सेविंग्स भी खत्म करनी पड़ी, तो वो और ज्यादा गरीब हो गया। तो इसकी वजह से रिच और पुअर का जो डिफरेंस था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया एंड रशिया। इंडिया और रशिया के रिलेशंस कैसे हैं? वैसे इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बहुत फ्रेंडली रिलेशंस हैं इंडिया और रशिया के बीच। ठीक है, ये दोनों ही देश मल्टीपोलर वर्ल्ड का विजन शेयर करते हैं। ये दोनों ही देश चाहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, मतलब बहुत सारे देश ऐसे हों जो पावरफुल हो। ठीक है, आज तक इंडिया और रशिया ने 80 बायलेटरल एग्रीमेंट किए हैं। ठीक है, 80 ट्रीटीज करी हैं दोनों के बीच में, आज तक 80 ट्रीटीज हुई हैं। रशिया जो है वो बहुत सारे प्लान्स में, प्रोजेक्ट्स में,
प्लांट्स में हेल्प करता है इंडिया की, ठीक है। और इंडिया इंपोर्ट करवाता है ऑयल एंड वेपन्स। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बट मैं बोल बहुत ज्यादा चीजें रही हूँ, तो आप उन चीजों को सुन सुन कर लिखते रहें, ठीक है। इंडिया काफी ज्यादा चीजें इंपोर्ट कराता है, जैसे ऑयल एंड वेपन्स, काफी सारे वेपन्स जो है हम लोग रशिया से लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है आपका चैप्टर खत्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जागा होगा इस चैप्टर के बारे में। मैं आपको दोबारा कह दूं कि नोट्स बनाते चलो, आपके काम में नोट्स ही आने वाले हैं, क्योंकि चीजों को बार बार रिवाइज करो। रिवीजन, अगर आप सीयूटी क्लियर करना चाहते हो तो इसका एक ही ट्रिक है कि आप मैक्सिमम रिवीजन करो, ठीक है। आपने अभी समझ लिया, वेरी गुड। आपको चीजें थोड़ी बहुत याद हो गई, वेरी वेरी गुड। बट ये चीजें क्या आपको एग्जाम तक याद हो पाएंगी, क्या आपको एग्जाम तक याद रहेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी आपको आगे और पढ़नी है, तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।